नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बीपीएससी पीवाईक्यूज यानी 71वीं बीपीएससी 2025 तैयारी जीत की श्रृंखला का एपिसोड नंबर 4। इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न और उसका संपूर्ण डिस्क्रिप्शन। तो लेट्स बिगिन। बीपीएससी पीवाईक्यूज के सभी विषयों का कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एमपीएन एकेडमी ऐप के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हिस्ट्री के प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। 60 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। आइए 61वें से स्टार्ट करते हैं। जिस नाम से अशोक को आमतौर पर उसके शिलालेखों में संदर्भित किया जाता है वह है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी देवानाम पिया पियादासी, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। इन्हें पुराणों में अशोक वर्धन के रूप में भी वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुश्रुत। सुश्रुत गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। ये 6वीं शताब्दी ईस्वी के पहले भारतीय शल्य चिकित्सक थे। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा पर एक संस्कृत ग्रंथ है। गुप्त काल जो कि 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला था, को कला, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, खगोल विज्ञान आदि के मामले में भारत का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग माना जाता है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। इस नाटक का मुख्य विषय गरीबी और बेवफाई है। यह चारुदत्त नामक एक युवक और एक अमीर वेश्या वसंत सेना के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन करता है। प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खरोष्ठी। खरोष्ठी 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक उत्तर पश्चिम की प्रमुख लिपियों में से एक थी। इसका इस्तेमाल इंडो ग्रीक सीथो पार्थियन शासकों ने ग्रीक लिपि के साथ अपने सिक्कों में बड़े पैमाने पर किया था। कुषाणों ने अपने शिलालेखों और सिक्कों में खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया है। इसे क्षैतिज रेखाओं में दाएं से बाएं लिखा जाता था। खरोष्ठी को 19वीं शताब्दी के मध्य में जेम्स प्रिंसेप और अन्य लोगों ने पढ़ा था। गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उपयोग में था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ताम्रलिप्ति। गुप्त काल के दौरान ताम्रलिप्ति बंदरगाह ने उत्तर भारतीय व्यापार को नियंत्रित किया। ऐसा माना जाता है कि यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व के लिए मौर्य व्यापार मार्ग का निकास बंदरगाह था। पश्चिम भारत में गुप्त काल के दौरान कल्याण, चौल, ब्रॉन्च और कैम्बे के बंदरगाह उपयोग में थे। आंध्र प्रदेश में पांड्या के शासनकाल के दौरान कदूर, घंटासाला, कावेरीपट्टनम, पुहार और टोंडेल जैसे बंदरगाह उपयोग में थे। मालाबार तट पर कोट्टायम और मुजिरिस के बंदरगाह उपयोग में थे। बात करते हैं भरूच बंदरगाह की। गुजरात में स्थित भरूच प्राचीन भारत के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्रों में से एक प्रमुख बंदरगाह था। इसे बैरीगाचा, भ्रीगी, कच्छ और ब्रोंज के नाम से भी जाना जाता था। भरूच ने अरबों, यूनानियों, रोमनों, अफ्रीकियों, चीनों और मिस्रियों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। भरूच पर गुप्त वंश, राजपूतों और मुगलों जैसे कई शक्तिशाली साम्राज्यों का शासन था। मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के काल में। जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। पहले चित्रकलाएं पांडुलिपियों की सामग्री से संबंधित थी, लेकिन जहांगीर ने इसे बंधन से मुक्त कर दिया। फारूक बेग, दौलत मंसूर, अबुल हसन आदि ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा से मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर लिया था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल के एक उत्कृष्ट चित्रकार थे। सम्राट जहांगीर ने नादिर उल असरा उस्ताद मंसूर और नादिर उल जमा अबुल हसन दोनों को सम्मानित किया। उस्ताद मंसूर पौधों और जानवरों को चित्रित करने में माहिर थे, जबकि अबुल हसन एक चित्रकार थे। यदि आपको 71वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। इससे पहले केवल करंट अफेयर्स के पीडीएफ हम प्रोवाइड किया करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिससे टैली प्रश्नों की संख्या लगभग ऑन एन एवरेज 46 पहुंच गई। 70वीं बीपीएससी के लिए हमने 2 कोर्स और लॉन्च किया, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, और इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। तो 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी
एट इट्स बेस्ट एंड दैट्स एम्पियन एकेडमी फॉर यू। 71वीं बीपीएससी के लिए हमने टैली टारगेट रखा है 120 का, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और साथ में मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है। यह फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंबाइंड कोर्स है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 39वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। दोस्तों ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन में 4 कोर्स आपको मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यू का कंबाइंड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। कोर्स को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे चले जाइएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा मैसेज में और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। पेमेंट कीजिए, वहाँ आपको कोर्स कंटेंट एम्पियन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों शुरू की गई थी? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सेना में भर्ती की सुविधा के लिए। अकबर ने साम्राज्य की सैन्य और नागरिक सेवा में एक सुव्यवस्थित प्रणाली शुरू की, जिसे मनसबदारी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। बाद में यह प्रणाली मुगलों के सैन्य और नागरिक प्रशासन का एक मुख्य आधार बन गई। अब जानते हैं डिफरेंस, अंतर मनसबदारी और जागीरदारी प्रथा के बारे में। मनसबदारी या अकबर के शासन के दौरान प्रत्येक मनसब यानी रैंक पर आधारित एक रैंकिंग प्रणाली थी, जबकि जागीरदारी यह मनसबदारी प्रणाली का एक हिस्सा थी जो राजस्व संग्रह के रूप में स्वामित्व वाली भूमि की मात्रा पर आधारित थी। मनसबदारी रैंक वाले को भूमि और धन दोनों के रूप में पुरस्कृत किया जाता था। जागीरदारी वे लोग थे जिन्हें केवल भूमि के रूप में पुरस्कार दिया जाता था। मनसबदारी में राजस्व के रूप में वे धन एकत्र करते थे, उसे नगदी कहा जाता था, जबकि जागीरदारी व्यवस्था के तहत राजस्व के रूप में एकत्र की गई भूमि को जागीर के नाम से जाना जाता था। तो यही था डिफरेंस। भारत में पशुपालन और कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। भारत में पशुपालन और कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य मेहरगढ़ के प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं। शोध से पता चलता है कि यहाँ के लोग घरों में रहते थे और शिकार, जानवरों को पालने और जौ और गेहूं जैसे अनाज की खेती में शामिल। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक पुरातात्विक स्थल। निम्नलिखित में से किसने सबसे बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वीम कडफिशेस। कुषाण वंश के वीम कडफिशेस ने तांबे और चांदी के सिक्कों के अलावे बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के भी सबसे पहले जारी किए। फारसी और ग्रीक देवताओं के अलावा कुषाण सिक्कों पर कई भारतीय देवी देवताओं को दर्शाया गया है। सिक्कों पर बैल के बगल में खड़े शिव की आकृति भी अंकित है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह समझाया था कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने के लिए जिम्मेदार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह समझाया था कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने के लिए जिम्मेदार है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत शामिल है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखा था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। यह एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है जो कोइन ग्रीक में लिखा गया था, जो रोमन मिस्र के बंदरगाहों से दुनिया के विभिन्न बंदरगाहों तक नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है।
यह एक प्रकार की लॉग बुक है जिसमें यात्रा कार्यक्रम और यात्रा किए गए बंदरगाह के बारे में वाणिज्यिक, राजनीतिक और निर्वंश विज्ञान संबंधी विवरण दर्ज होते हैं। इस पुस्तक के लेखकों के बारे में बहस चल रही है। कुछ इतिहासकार विलियम एच शॉप को इसका लेखक मानते हैं। प्लिनी रोमन इतिहासकार और कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने भारत के जानवरों, पौधों और खनिजों का वर्णन करते हुए नेचुरलिस हिस्टोरिका लिखी थी। टॉलेमी एक रोमन भूगोलवेत्ता और इतिहासकार थे। इन्होंने जियोग्राफी लिखी जिसमें प्राचीन भूगोल और भारत और रोम के बीच व्यापार के बारे में जानकारी है। स्ट्रेबो ग्रीक इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जियोग्राफिया लिखी। इसमें भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों के साथ भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर और सेंड्रोकोटस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बीच वैवाहिक संबंधों का उल्लेख किया था। किस सुल्तान ने भूमि पर माप के बाद आधी फसल को राजस्व के रूप में मांगा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली का सुल्तान था। इसने खेती योग्य भूमि की माप की और भूमि राजस्व तय की। दीवान ए रियासत नामक मंत्री के अधीन बाजार नियंत्रण विभाग भी स्थापित किया गया था। सुल्तान के प्रशासक भूमि की माप करते थे और सावधानी पूर्वक हिसाब रखते थे। 3 प्रकार के कर थे। खराज जो कि किसान की उपज का लगभग 50% था, यानी फसल का आधा। दूसरा मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुहरावर्दी सिलसिले। आइए जानते हैं प्रमुख सूफी आदेश, संस्थापक एवं स्थान और प्रमुख बिंदु को। चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है। सुहरावर्दी सियाबुद्दीन सुहरावर्दी मुल्तान। फिरदौसी बदरुद्दीन समरकंदी बिहार। सुहरावर्दी आदेश से प्रभावित। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला शेख अहमद सरहिंदी। किसने कहा कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 स्तंभों के स्थान को बनाने के लिए 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विलियम फिंच। विलियम फिंच जहांगीर के शासनकाल के दौरान एक अंग्रेजी यात्री थे। इन्होंने कहा कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 स्तंभों के महल को बनाने के लिए 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। आइए अन्य लोगों को जानते हैं। टेवर्नियर 1605 से 1689 या 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रत्न व्यापारी और यात्री थे। वह एक निजी व्यक्ति और व्यापारी थे जो अपने खर्च पर यात्रा करते थे। अपने स्वयं के विवरण के अनुसार इन्होंने 1630 और 68 के बीच फारस और भारत की 6 यात्राओं में 60,000 लीग यानी 1,20,000 मील की दूरी तय की। इन्होंने गोलकुंडा हीरा खदानों का सबसे पहला विश्वसनीय विवरण दिया। मन्नूसी 1653 से 1708 ईस्वी, यह एक इतालवी यात्री था जिसने दारा शिको के दरबार में सेवा प्राप्त की थी। अब्दुल हमीद लाहौरी, ये मुगल साम्राज्य शाहजहां के शासनकाल के दौरान 17वीं शताब्दी के यात्री और इतिहासकार थे जो बाद में सम्राट के दरबारी इतिहासकार बन गए। इन्होंने पादशाहनामा लिखा जो शाहजहां के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर माना जाता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन। कश्मीर के 8वें सुल्तान सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यह उन बहुत कम शासकों में से थे जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। इन्होंने अपने विषयों के कल्याण के लिए कई कदम भी उठाए। इनकी उदार धार्मिक नीति थी। इन्होंने साहित्य कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। अपने शांतिपूर्ण शासन के कारण इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता था। निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सेना को 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इस्लाम शाह अपने पिता शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने अपनी सेना को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया। सेना को 5,000, 10,000 और 20,000 सैनिकों की बड़ी टुकड़ियों में संगठित किया था। इस्लाम शाह ने 5 और किले अर्थात शेरगढ़, इस्लामगढ़, रशीदगढ़, फिरोजगढ़ और मनकोट का निर्माण करके साम्राज्य की रक्षा में भी योगदान दिया। तो इस विवरण से तो लगता है कि ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन विकल्प नंबर ई को चिन्हित किया 64वीं यूपीएससी के फाइनल आंसर की में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जली हुई ईंट की इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व में फली। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले विद्वान थे। जली हुई ईंट की इमारतें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य विशेषताएं क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता, नगर नियोजन, चीनी मिट्टी की चीजें, ढलाई, धातुओं की ढलाई, सूती और ऊनी वस्त्रों का निर्माण आदि। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में
एमपीएन एकेडमी इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी जो मौर्यकालीन भारत का लेखा जोखा है। इंडिका पुस्तक मौर्य प्रशासन, सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। मेगास्थनीज ने कहा है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला, राजनीतिक विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद 1915 में आर समशास्त्री द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें सरकार की प्रकृति, कानून, दीवानी और फौजदारी, अदालत प्रणाली, नैतिकता, अर्थशास्त्र, बाजार और व्यापार, युद्ध के सिद्धांत, शांति की प्रकृति और राजा के कर्तव्यों और दायित्वों पर पुस्तकें शामिल हैं। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म की। विहित साहित्य क्या होता है? इसका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व त्रिपिटक द्वारा किया जाता है, अर्थात 3 टोकरियां, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। आइए सभी के बारे में जानते हैं। विनय पिटक यानी अनुशासन की टोकरी प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में संकलित है। उपालि द्वारा वाचित है। विषय वस्तु क्या है? इसमें मुख्य रूप से भिक्षुओं और भिक्षुणों के दैनिक जीवन को नियंत्रित करने वाले नियम शामिल है। इसमें संघ के संगठन, संघ को सामंजस्यपूर्ण ढंग से कैसे संचालित किया जाए, इसमें निर्देश दिए गए हैं। सुत्त पिटक यानी प्रवचन की टोकरी, यह प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में संकलित हुआ है। सुत्त पिटक का पहली बार मौखिक रूप से आनंद बुद्ध के चचेरे भाई द्वारा पाठ किया गया था। विषय वस्तु क्या है? इसमें बौद्ध धर्म की मुख्य भिक्षाएं हैं। सुत्त का शाब्दिक अर्थ है प्रवचन। 5 निकाय यानी संग्रह शामिल है जो बुद्ध की आवश्यक शिक्षाओं पर आधारित है। दीघा निकाय, इसमें लंबा संग्रह 34 सुत्त शामिल है। मध्यम निकाय, इसमें बीच का संग्रह शामिल है। संयुक्त निकाय, इसमें बुद्ध के जुड़े हुए प्रवचन शामिल है। अंगुत्तर निकाय, इसमें संख्यात्मक प्रवचन शामिल है। खुद्दक निकाय, इसमें लघु संग्रह शामिल है। यह बुद्ध और इनके शिष्यों के उपदेशों, सिद्धांतों और कविताओं का एक विषम मिश्रण है। खुद्दक निकाय में धम्मपद और सुत्त निपात शामिल है। आइए बात करते हैं अधिधम्म पिटक की यानी उच्च सिद्धांत की टोकरी। इसका सार बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद तैयार किया था। बुद्ध ने इसे सारिपुत्र को दोहराया, जिन्होंने फिर इसे अपने शिष्यों को प्रेषित किया। विषय वस्तु क्या है इसका? यह बौद्ध शिक्षाओं का एक उच्चतर और उन्नत सूत्रीकरण है। अधिधम्म पिटक दर्शन और तत्व मीमांसा से संबंधित है। इसमें नैतिकता, मनोविज्ञान, ज्ञान के सिद्धांत और आध्यात्मिक समस्याओं जैसे विभिन्न विषयों पर प्रवचन शामिल है। यह बुद्ध की शिक्षाओं की मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पीछे के सिद्धांतों का सटीक और विस्तृत विवरण देता है। सब कुछ मनोदार्शनिक भाषा में बताता है जो परम शिक्षाओं को व्यक्त करता है। इसमें 7 पुस्तकें शामिल है। धम्मसंगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पन्नति, कथा वस्तु, यमक और पथन। पाली धर्म ग्रंथ के प्रारंभिक ग्रंथों में अधिधम्म पिटक के ग्रंथों का कोई उल्लेख नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, क्योंकि सभी है। राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहिष्णुता। अशोक का धम्म न केवल बुद्ध की दार्शनिक शिक्षा थी, बल्कि इसमें मानवतावाद, सार्वभौमिक भाईचारे और अहिंसा का विचार भी शामिल था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में।